ये आप एक प्रोसेस कर सकते हो ना, जैसे आप अपने टाइम टेबल बना सकते हो कल का कि भाई मैं कल को इस तरह से पढ़ूंगा। मैं अगर मुझे सेलेक्ट होना तो मैं जीएस के लिए, आपने सोच लिया मैं 3-4 घंटे जीएस को दूंगा। ठीक है, आपका एग्जाम कौन सा उसके आधार पर। अब मान के चलिए आपके एग्जाम में जीएस का रोल ही नहीं है, जीएस का रोल आपका 10% है, तो अपनी पढ़ाई का 10% तो देना पड़ेगा। यानी 10 घंटे आप पढ़ते हैं तो कोई 1 घंटा तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होगी आपका, जैसे मान के चलो कहीं पर आपका 25% का सिलेबस है, आप 10 घंटे पढ़ते हो तो 2.5 घंटे जीएस को देना पड़ेगा। अब इतना ही टाइम फिर रीजनिंग को भी देना पड़ेगा 2.5 घंटे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, रीजनिंग को मुझे 2.5 घंटे देने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग मेरा एक अच्छा विषय हो चुका है, तो वहां से कोई 1 घंटा बचा के उस सब्जेक्ट को दे दो जो आपका कमजोर है। समझ पा रहे हैं? यही टाइम मैनेजमेंट होता है। आप जितने घंटे पढ़ते हैं अपने एग्जाम के हिसाब से कितना परसेंट किस सब्जेक्ट का रेशियो है उतना बांटिए। और आप देखिए आपकी कमांड कौन से सब्जेक्ट पर है। जिनको आपको कम समय देने की है उससे उतना ही समय आप क्या करेंगे, वहां से बचा के उस विषय को दे दें जो आपका कमजोर है। चाहे वो कुछ भी हो, जीएस कमजोर हो, मैथ कमजोर हो, रीजनिंग कमजोर हो। कुछ दो साथियों का ऐसा होता है कि आपका मैथ बहुत अच्छा होता है और रीजनिंग कमजोर हो जाती है। ऐसा होता है? हाँ होता है, बहुत बार होता है। जो मैथ्स के अच्छे स्टूडेंट थे पीसीएम, उन्होंने रीजनिंग कभी पढ़ी नहीं। हाँ, एक टाइम के बाद में उनकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन रीजनिंग बहुत अच्छी होगी इसलिए ये जरूरी है कि उनका मैथ पहले से अच्छा हो सकता था। लेकिन रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाए इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है कि मैथ भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है थोड़ा, तो इसको बोलते हैं अपनी अगले टाइम का मैनेजमेंट। तो यही कार्य